नमस्कार साथियों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो 2018 री एग्जाम की तैयारी में हम लोग वर्णमाला के चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। एक क्लास उसकी हम प्रैक्टिस भी कर चुके थे और हमने आपसे क्लास शुरू करने के पहले ही हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, उसका रिवीजन हम भरपूर आपको करवाएंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं, बैठ जाएं। तो पिछली प्रैक्टिस की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आप ये समझ पाए होंगे कि हर प्रैक्टिस की क्लास आपके लिए जो आपने पढ़ा है उसके रिवीजन का काम करेगी और इक्का दुक्का कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे रेगुलर क्लासेस में रह गए थे उन्हें भी हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपको कवर करवा देंगे, तो उन्हें भी अपने नोट्स में शामिल करते चलिएगा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि व्यंजन शा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमने पता किया था कि मूर्धा है, क्योंकि मूर्धा में टावर के साथ में इस वाले शा का भी उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो यहां तक अपने क्वेश्चन हम कर चुके थे। आगे हम देखते हैं कि निम्न में एकारांत शब्द कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप ये चीज देखो कि अगर कोई शब्द आ पे खत्म हो रहा है तो वो अकारांत है, बड़ा आ पे खत्म हो रहा तो वो आकारांत है। ठीक है, छोटी ई पे खत्म हो रहा तो वो इकारांत है, बड़ी ई पे खत्म हो रहा तो वो ईकारांत है, छोटा ऊ पे खत्म हो रहा तो उकारांत है, बड़ा ऊ पे खत्म हो रहा तो ऊकारांत है। बात आई समझ पे, ओ के खत्म हो रहा तो ओकारांत है। इस तरीके से आपको बस पहचानने होते हैं। अब आप यहां पे देखो कि बात हो रही है एकारांत की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसे हम पढ़ते तो हैं, जब साथ में लिखा है तो हम एकारांत से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ए दो प्रकार के होते हैं, एक ए ये होता है, एक ऐ ये होता है। तो ये हो गई क्या, एक मात्रा, ये क्या हो गई, दो मात्रा। बात आई ना समझ में। तो जब ये हमारे साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब दो मात्राएं होंगी। तो एकारांत की अगर बात हो रही है तो है हमारा आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसी में दो मात्राएं लगी हैं। बाकी इनमें एक एक मात्रा लगी हुई है। सब क्या है, ये वाली मात्राएं हैं जो इनके ऊपर एक एक मात्रा लगी है, ये वाली मात्राएं हैं। डबल मात्रा जो है वो ऐ की मात्रा है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे मान लो लिखा है राम, तो छोटा आ पे खत्म हो रहा ना राम, तो ये क्या हो गया, अकारांत हो गया। मान लो लिखा है रमा, तो बड़ा आ पे खत्म हो रहा तो क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। सीता आकारांत हो जाएगा। ठीक है ना, देवी ईकारांत हो जाएगा, हरि इकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पकड़ने और पहचानने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्दकोश में क्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हमने आपको बताए थे संयुक्त व्यंजन, हमने आपको बताए थे कौन कौन से थे संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञा और श्रा। ये चार हमने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे। इसका मतलब क्या था, इसे हमने कैसे तोड़ा था, का प्लस शा में तोड़ा था। त्रा क्या था, ता प्लस रा में तोड़ा था। ज्ञा क्या था, जा प्लस या में तोड़ा था। ठीक है ना, और श्रा क्या था, शा प्लस रा में तोड़ा था। ये आप याद रखिएगा। तो अब आप कह रहे हैं कि शा का क्रम किसके बाद आता है, तो शा किससे जुड़ा हुआ है, का से जुड़ा हुआ है, तो शा का क्रम किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा। त्रा की अगर बात करेंगे तो त्रा का क्रम किसके बाद आएगा, ता के बाद आएगा। ज्ञा का क्रम किसके बाद आएगा, जा के बाद आएगा। श्रा का क्रम किसके बाद आएगा, शा के बाद आएगा। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी आवश्यकता कहां पड़ेगी, जब आपको चार शब्द दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि हिंदी शब्दकोश में, हिंदी डिक्शनरी में इन शब्दों का क्रम लगाइए, जैसे इंग्लिश में आता है। ठीक है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन में आता है, कई सारे उन्होंने 2 4 शब्द 5 शब्द दे दिए और कहा इन्हें क्रम से लगाइए डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में किस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से हिंदी की भी डिक्शनरी होती है कि किस तरीके से मिलेंगे। तो इनके वर्णों का क्रम थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, छोटी सी चीज है और कुछ भी नहीं है। हमने मान लो सारे हमने स्वर लिख लिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, सॉरी री, ए, आए, ओ,
और औ। ये हमने 11 स्वर अपने लिख लिए। जब हम वर्णमाला वो शब्दकोश जब हम चेक करेंगे तो शब्दकोश में हम क्या रखेंगे, इन स्वरों के पहले भी आता है अंग और आहा, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है अंगूर और अनार, तो अंगूर शब्दकोश में पहले मिलेगा, अनार शब्दकोश में बाद में मिलेगा, आम उसके बाद मिलेगा, इमली उसके बाद मिलेगी, ईख उसके बाद मिलेगी, ठीक है ना, उल्लू उसके बाद मिलेगा, फिर ऊन मिलेगा, फिर ऋषि मिलेगा। बात आई ना समझ में। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। एक चीज तो ये हो गई कि इस क्रम में होते हैं, स्वरों का क्रम यही रहता है। हमने आपसे कहा था कि उसी क्रम में याद करना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ, इस क्रम में रहोगे क्योंकि ये शब्दकोश में यही क्रम है। बस शब्दकोश में जो हमारे अयोगवा हैं अंग और आहा, वो स्वरों के पहले रखे गए अयोगवा, ठीक है। तो ये स्वरों की बात हो गई। बस अब बाकी के जो हम व्यंजन वर्ण अपने लिखते हैं, जो हम व्यंजन वर्ण अपने लिखते हैं, हमने आपको अभी क्या बताया था कि का और शा मिलके क्या बना रहे हैं, क्षत्रिय वाला छा बना रहे हैं, ठीक है ना। ता और रा मिलके क्या बना रहे हैं, त्रा बना रहे हैं। जा और या मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ज्ञानी वाला ज्ञा, और शा और रा मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं श्रीमान वाला श्रा। बात क्लियर हो गई। यानी कि अब हमें क्या ध्यान रखना है, हम बिल्कुल उसी तरीके से, और एक हमने द्विगुण हमने आपको बताए थे, ये वाला अढ़ा बताया था और ये वाला अढ़ा बताया था। डमरू के नीचे बिंदी लगा के अढ़ा कर दिया था, ढोलक के नीचे बिंदी लगा के अढ़ा कर दिया था। बात आई समझ में। तो बस क्या करना है कि इन्हें इनके पास में बिठाना है। जैसे जब हम का वर्ग लिखेंगे तो हमने लिखा का, और का के बाद हम खा हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे क्षा, क्योंकि का के साथ में क्षा आ रहा है, ठीक है ना। का लिखा, शा लिख दिया, फिर हमने खा लिखा, का खा गा घा, ठीक है ना, इंगा। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो जब हम ता लिखेंगे बाकी पूरा हम लिखते चले जाएंगे, लेकिन जहां ता आया तो ता के बगल में हम त्रा लिख देंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने लगेंगे। जहां जा आएगा, जा के बाद क्रम ज्ञा का आएगा, तब झा का आएगा। यह हमें शब्दकोश में ध्यान रखना है। जहां ये शा आएगा, शा के साथ में हम श्रा लिख देंगे। उसी प्रकार से जहां ये डा आया तो डा के साथ में हम पहले क्या, डमरू के साथ में हम क्या करेंगे, पहले हम ड़ा लिख देंगे। जहां पे हमें ढा मिलेगा, ढा के बाद क्रम किसका आएगा, ढा का आएगा। बस ये छोटी सी चीजें अगर आप याद कर लेंगे, पूरे शब्दकोश का क्रम आपको याद हो जाएगा। बात आ गई ना समझ में। ये छोटी छोटी चीजें हैं और इन पर आधारित क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 4 शब्द दे देंगे शब्दकोश में, इन शब्दों को क्रम से लगाइए, इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे मान लो हम बार बार क्रम बोल रहे हैं, तो एक ये हो जाएगा क्रम और एक ये हो जाएगा कृषक। बात आई ना समझ में। एक ये क्र हो गया और एक ये क्री हो गया। बताइए समझ में। अब आप कहोगे इनमें कौन पहले आएगा, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। उसका कारण क्या है, इस वाले का के साथ में, इस वाले का के साथ में क्या लगाया गया, री लगाया गया है, तब ये क्री बना है, कृषक वाला। और क्रम वाला जो है, इस वाले का के साथ में क्या बनाया गया है, इस वाले का के साथ में रा लगाया गया है। तो हमें पता है कि शब्दकोश में जब दोनों यहां पे का आ रहा है, फिर हम दूसरे वाले हम चेक करेंगे तो री पहले आता है और रा बाद में आता है। तो का प्लस री क्री, यानी कि कृषक, और क्रम में कृषक पहले आएगा, क्रम बाद में आएगा, ठीक है ना। तो जब हम कोई चीज बोलते हैं, इसे हम क्री बोलते हैं, इसे हम क्रा बोलते हैं। तो अगर हमारे उच्चारण शुद्ध होंगे तो फिर हमें कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो शब्दकोश का क्रम जो है, इसके ऊपर पूरी एक क्लास बनाने से बेहतर ये था कि एक क्वेश्चन में हम पूरा क्रम हम आपको बता देते, सारी चीजें बड़ी आसानी से उसके अंदर होनी थी। तो इस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करो कि शब्दकोश के अंदर आप किस तरीके से 4-5 शब्द आप लिख लो और उसके बाद ये देखो कि इनका क्रम क्या आएगा, ठीक है। तो शब्दकोश में क्षा का क्रम किसके बाद आता है, क्षत्रिय वाले क्षा का क्रम। तो हमें पता है कि क्षा को अगर हम तोड़ेंगे तो का और षटकोण वाला सा आएगा, यानी कि का के बाद क्षा का क्रम आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ज्ञा का क्रम किसके बाद आता है, तो ज्ञा का क्रम आएगा किसके बाद, ज्ञा का क्रम आएगा जा के बाद, क्योंकि जा प्लस इया बराबर ज्ञा होता है। बताइए समझ में। क्षा का अगर उसने पूछा
तो का के बाद आएगा, जा का अगर ज्ञा का अगर पूछता तो जा के बाद आता, ठीक है ना। छा का चा छा होता है, हा का शा सा सा हा होता है, ठीक है ना। ये आपको याद हो गया होगा। चलिए, निम्न में कौन अनुनासिक अक्षर नहीं है? अनुनासिक अक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक अक्षर, तो एक चीज ध्यान रखो कि अनुनासिक अक्षर वो होते हैं जिन्हें बोलने में हमें नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वो अनुनासिक होते। चाहो तो इन्हें नोट कर लो, ठीक है ना, कि नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती, वो अनुनासिक अक्षर कहलाते हैं। और अनुनासिक अक्षर होते क्या हैं कि प्रत्येक वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं, आपको पता है हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे जब, तो हमने क्या कहा था कि प्रत्येक वर्ग के 4-4 अक्षर ले लो। चा वर्ग को हमने स्पर्श की जगह स्पर्श संघर्षी में रखा था, उसके भी हमने 4 वर्ण ही हमने लिए थे, ठीक है ना। और स्पर्श में क्या किया था, का वर्ग के 4 ले लिए थे, टा वर्ग के 4 ले लिए थे, ता वर्ग के ले लिए थे, पा वर्ग के ले लिए थे, 4-4। 5वें अक्षर हमने छोड़ दिए थे, पंचमाक्षर हमने छोड़ दिया था। क्यों? कौन कौन से थे 5वें? का वर्ग का 5वां कौन सा होगा? का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, ठीक है ना। टा ठा डा ढा णा, पा फा बा भा मा, ता था दा धा ना, ये हो गए ना। तो ये हो गए पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर, ये क्या कहलाते हैं? ये अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक। बात आई ना समझ में? तो इसमें देखो ना मा ड़ा इंगा सब रखा हुआ है, यानी कि इसके तो सारे अनुनासिक हैं। णा ना इया मा इसके भी सारे अनुनासिक हैं। इसमें ये ज्ञा कहां से आ गया? क्योंकि ज्ञा तो अनुनासिक है ही नहीं ना, ज्ञा अनुनासिक कहां है, ठीक है ना। तो इया ना मा केवल इसके अंदर आया, ज्ञा ये गलत हो गया, अंगा इया माणा ये सब है। इसका मतलब कौन सा अनुनासिक अक्षर नहीं है? तो ये वाला सी ऑप्शन हमारा है, जिसके सारे अक्षर अनुनासिक नहीं है, 3 है, बस ये ज्ञा ने गड़बड़ कर दिया इसके अंदर। तो अनुनासिक आप समझ गए, जिनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। और कौन से अक्षर होते हैं? जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर है, 5वां अक्षर है, वो अनुनासिक कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण, ह्रस्व स्वर हमने आपको बताए थे, स्वरों के जब भेद बताए थे, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, ह्रस्व स्वर कहलाता है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का उच्चारण लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है। और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। ये सारी चीजें हम विस्तार में आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन हमने आपको बताए थे कि जो, और संयुक्त स्वर, ठीक है ना। संघर्षी व्यंजन, संयुक्त स्वर, और ये आ रहा पहले 5 वर्गों के वर्ण। अब इसने लिख दिया पहले 5 वर्गों के वर्ण। आप कहोगे सर हमें स्पर्श में तो आपने बताया है कि पहले 5 वर्गों के 4-4 वर्ण होते हैं, लेकिन जहां पर इस तरीके से मिल जाता है, कहीं कहीं इन्हें भी हम काउंट कर लेते हैं, तो पहले 5 वर्गों के वर्ण जो हैं ये हमारे स्पर्श वर्ण कहलाने लगते हैं, ठीक है ना। ये हो गए। अब अगर संघर्षी की अगर हम बात करेंगे, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर हमने आपको बता दिए। संयुक्त स्वर हमने आपको बताए थे, ए आई ओ औ, ये संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त व्यंजन की बात मत करना, छत्र ज्ञा श्रा वो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। संयुक्त स्वर की अगर बात करेंगे तो ए आई ओ औ ये संयुक्त स्वर माने गए हैं। हम आपसे पहले भी इस बात को हम कह रहे थे, ठीक है। तो पहले 5 वर्गों के वर्ण। अब इसके अंदर एक बात ये छुपी हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्पर्श और स्पर्श संघर्षी अलग हो गए थे, लेकिन अब जो मॉडर्न वर्णमाला जो चल रही है उसमें स्पर्श के साथ में स्पर्श संघर्षी को आप शामिल कर लेते हैं। अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी देखने को। तो नियम है, समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये चीज भी अगर आ रही पहले 5 वर्गों के वर्ण, तब भी हम इसका आंसर हम यही लगा देंगे। और वैसे स्पर्श को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक स्पर्श हो गया था, एक स्पर्श संघर्षी हो गया था, ठीक है ना। तो स्पर्श में क्या थे? प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ग को छोड़कर बाकी के सारे वर्गों के पहले 4-4 वर्ण। और स्पर्श संघर्षी में जो 4 वर्ग हमने वहां छोड़ा था वो स्पर्श संघर्षी में हमने रख दिया था। अब मॉडर्न वर्णमाला जो है उसके अनुसार स्पर्श संघर्षी को भी स्पर्श में शामिल करने लगे हैं कहीं कहीं। तो दोनों प्रकार की चीजें आपको पता होना चाहिए। जो भी परिस्थितियां होंगी क्वेश्चन में, मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर आपका हो सकता होगा, आप सबसे एप्रोप्रिएट जो आपका आंसर होगा आप उसी पे टिक करेंगे,
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ, तो कई बार हमने आपको बताया या, रा, लावा ये अंतस्थ वर्ण हो गए। अंग और आह क्या है आपके? अंग और आह हैं आपके अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण है। और अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? जो स्वर ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, लेकिन स्वरों के अंत में अवश्य लग जाते हैं, वो अयोगवाह वर्ण हो गए। सासा साहा क्या हो गए? सासा साहा आपके हो गए क्या? ऊष्म व्यंजन हो गए सासा साहा। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए सासा साहा, ठीक है ना। इन्हीं को हम संघर्षी भी बोल देते हैं। यारा लावा में एक चीज आप और समझ लो, या, रा, ला और वा। रा आपको पता है क्या कहलाता है? लुंठित कहलाता है, लुंठित कहलाता है। ला आपको पता है क्या कहलाता है? पार्श्विक कहलाता है, पार्श्विक कहलाता है, ठीक है ना। पार्श्विक वर्ण कहलाता है। लेकिन या और वा ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं या और वा। तो यारा लावा में आप एक चीज समझ गए अंतस्थ व्यंजनों में कि रा हो गया लुंठित, ला हो गया पार्श्विक, ठीक है ना। और या और वा ये दोनों बचे क्या कहलाते हैं? ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। इस पर आधारित भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? बिल्कुल परिभाषा बोल दी आपने, परिभाषा। इसके अंदर स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है? इनडायरेक्टली कह रहा है भाषा में वे ध्वनियां कौन सी दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। और ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण, और स्वर भी तो वर्ण है। तो बात समझ में आई ना आपको कि व्यंजन हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई? वर्ण क्यों नहीं होगा? वर्ण इसलिए नहीं होगा कि वर्ण तो स्वर भी है और वर्ण तो व्यंजन भी है, लेकिन स्वरों में तो हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वर्ण आंसर नहीं होगा, क्योंकि वर्ण के अंदर दोनों चीजें आती है। स्वरों के लिए तो हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता है ही नहीं। और शब्द क्या होता है? जो वर्णों के मेल से जो एक सार्थक ध्वनि निकल के आती है वो शब्द कहलाती है, ठीक है ना। पूरा चैप्टर है शब्द विचार का, शब्द सौष्ठव का, उसे हम लोग पढ़ेंगे जब ये सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण हमने आपको पिछली क्लास में हमने बताए थे, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है ना। अघोष क्या थे? पहला, दूसरा, हा को छोड़कर समस्त ऊष्म व्यंजन। सघोष क्या थे? 3, 4, 5, हा, समस्त स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अल्प प्राण क्या थे आपके? 1, 3, 5 स्वर और अंतस्थ व्यंजन, 1, 3, 5 स्वर और अंतस्थ। अब महाप्राण की बात कर रहा है, तो महाप्राण क्या हो जाएगा? अल्प प्राण में 1, 3, 5 निकल गया, तो बचा क्या? 2 और 4, 2 और 4 स्वर निकल गए अल्प प्राण में, ठीक है ना। अंतस्थ निकल गए तो बचा क्या? ऊष्म, ऊष्म, सासा साहा, तो 2 और 4। अब इसमें किसमें 2 और 4 मिल रहा हमें? का भी पहला है, चा भी पहला है, खा और घा, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ठीक है ना। और ऊष्म व्यंजन सासा साहा होते हैं, यारा लावा तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो बस यही हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा कि महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ये हैं हमारे महाप्राण वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ गया शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ, शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान क्षेत्र, मिश्रण। देखिए बहुत अच्छे से हम समझेंगे इसे। शिक्षक में क्या आया? शा। वर्तमान में क्या आया? वा। ज्ञान क्षेत्र में ज्ञा, और ज्ञा का मतलब क्या होता है? जा प्लस इया, यानी कि ज्ञान का मतलब जा। ये ध्यान रखना, जा जब संयुक्त वर्ण आता है, संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त व्यंजन आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसे जो तोड़ा जाता है उसके पहले वाला जो अक्षर है उसके आधार पे हम इसे काउंट करते हैं। तो हम ज्ञा को क्या लिखेंगे? जा लिखेंगे, और मिश्रण को क्या लिखेंगे? मां लिखेंगे। अब आप एक चीज देखो, मां पहले आता है,
फिर क्या आता है, सॉरी पहले जा आता है, ठीक है ना, फिर मां आता है, फिर वा आता है, और फिर आपका आता है क्या, शा। बात क्लियर हो गई ना। तो जा वाला पहले क्या है, सा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या है, मां यानी कि दा। तीसरे नंबर पे क्या है, वा यानी कि बा। और चौथे नंबर पर क्या है, शा यानी कि आ। ठीक है, सा दा बा आ, ये क्रम आपका आंसर हो जाएगा। सा दा बा आ, ये तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शा वा और मा में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जहां पे आपको ये ज्ञा मिल गया तो आपने देखा कि यार ये तो संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञा को तोड़ के क्या किया गया, जा और इया किया गया। ज्ञा को जब हमने तोड़ा तो हमें क्या मिला, जा प्लस इया। ठीक है ना, तो इस वाले जा को हम कंसीडर करेंगे और फिर हम यहां पे ज्ञा की जगह क्या लिखेंगे, जा लिखेंगे। फिर जा के आधार पे हम जगह का निर्धारण करेंगे। बात क्लियर। तो ये इस तरीके से जब भी शब्दकोश का क्रम आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार से इसे करना है। इसीलिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने शब्दकोश बनाने का आपको तरीका बताया है, एक बार आप उसे बनाइए, प्रैक्टिस करिए चीज़ों की। जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तब वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठना शुरू होंगी। अगर आप सोचेंगे कि ओरली आप वीडियो केवल सुनते रहेंगे, उससे कोई बहुत बड़ा तीर अगर आपसे लग जाएगा, तो फिर ये केवल कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। वर्णमाला के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। फिर वही बात आ गई, प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं। अघोष के लिए हमने आपको क्या बताया था, पहला, दूसरा और हा को छोड़कर समस्त ऊष्म व्यंजन अघोष हो गए ना। अब इसके अलावा जो भी बच रहा, सघोष में क्या हो जाएगा आपका, 3, 4, 5, हा, समस्त स्वर, ठीक है ना, और समस्त अंतस्थ। अघोष और सघोष हमने आपको क्लियर कर दिया। अब अल्प प्राण की अगर हम बात करेंगे तो अल्प प्राण में क्या आ जाएगा, 1, 3, 5 स्वर और अंतस्थ। ठीक है। अब महाप्राण की अगर हम बात करें तो 1, 3, 5 यहां हो गए, तो महाप्राण क्या हो गए, 2 और 4 हो गए। स्वर अंतस्थ यहां चले गए, तो बचा कितना, ऊष्म। तो ऊष्म हमने यहां कर दिया। ठीक है ना। तो वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय व्यंजन की अगर बात हो रही है तो 1 और 2 किस में आ रहा है, अघोष में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अघोष। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन आपको पूरी व्याख्या के साथ और पूरे रिवीजन के साथ आपको बताया जा रहा है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही चल रही। ठीक है, चल। इकारांत शब्द अभी हमने आपको बताए थे, अकारांत, उकारांत, एकारांत, इकारांत, ईकारांत, ये सब हमने आपको बताए थे। इकारांत तो छोटी ई है इकारांत में, तो छोटी ई पे कौन सा शब्द खत्म हो रहा है, ध्वनि खत्म हो रहा है छोटी ई पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपराधनी बड़ी ई पे खत्म हो रहा, तो ये इकारांत नहीं होगा, ये हो जाएगा ईकारांत। ठीक है ना, ईकारांत हो जाएगा। बात आ गई ना समझ में। ये ओकारांत हो जाएगा, ये एकारांत हो जाएगा। क्लियर। चलिए कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, कई बार आपको हम बता चुके हैं, पीछे रिवीजन करवाते हुए चले आ रहे हैं। अब आपको स्वयं बताना होगा, देखते ही आपको आंसर पता लग गया होगा कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो का वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनियां होती हैं। का वर्ग जो होता है वो कंठ ध्वनियां होती हैं। ठीक है ना। चाछा जा झा चा वर्ग क्या होता है, तालु होता है। टा ठा डा ढा टा वर्ग क्या होता है, ये होता है मूर्धा। और टा वर्ग के साथ में मूर्धा से षटकोण वाला सा भी बोला जाता है। दंत से ता वर्ग होता है, ओष्ठ से पा वर्ग होता है। क्लियर। चलिए इसी तरीके से आपको भी याद होना चाहिए, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं। अभी प्रैक्टिस में पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियां हमने आपको क्या बताई थी कि जिन ध्वनियों में आपको नुक्ता दिखाई दे, ये बिंदी जो लगी है ये नुक्ता कहलाती है। ठीक है ना। जैसे
का में लग गया, गा में नुक्ता लगा। हमने आपको बताया था इनको उच्चारण में क्या फर्क होता है। जैसे बोलेंगे हम गम और एक बोलेंगे गम, बात आ गई ना समझ में। इसी तरीके से जालिम, जालिम, फा में नुक्ता लग गया, क्या फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे फना और फा में नुक्ता लगाने के बाद हम क्या बोलेंगे, फना। ठीक है ना, बात हो, थोड़ी हवा थोड़ी ज्यादा निकलने लगती है अंदर से, वो नुक्ता हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्वनियां किसकी हैं, उसी टाइम पर हमने आपको बताया था कि ये अरबी और फारसी से आई हैं ध्वनियां। ये नजाकत की ध्वनियां हैं, ये अरबी और फारसी से आई हैं। जब भी अगर आप साहित्य के शौकीन हैं, आप गज़ल वगैरह अगर आप सुनते हैं या लोगों की किताबें पढ़ते हैं, तो उनके अंदर आप देखेंगे नुक्ता का भरपूर प्रयोग आपको मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि ये उसकी पहचान है। गज़ल बोलते हैं उसे, गज़ल। लोग है गजल, गजल नहीं होता, गज़ल होता है। ठीक है, गा में नुक्ता लगा है, जा में नुक्ता लगा है, तो गज़ल कहलाता है। तो अगर आप इस प्रकार के साहित्य में भी अगर आप रुचि रखते हैं, तो हिंदी भाषा तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप थोड़ा रुचि अगर आप उसके अंदर रखेंगे ना, आधा सिलेबस तो रुचि में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं कि नहीं। कंप्लीट हो गए क्वेश्चन यहाँ से आपके। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।